और चलिए अब रुक करेंगे यूपी विशेष का। कोटा में फंसे 11,000 छात्र छात्राओं के घर वापसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हरियाणा में फंसे हजारों मजदूरों को वापस लाने का काम कर रही है और सीएम ने गुरुवार को टीम 11 के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अलीगढ़ में फंसे छात्रों को वापस लाने का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के कामगारों और मजदूरों को भरोसा दिलाते हुए यह अपील भी की गई है। सीएम योगी ने यह कहा है कि सभी लोग सब्र रखें। मजदूरों और कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य योजना को तैयार कर रही है। लोग बिल्कुल भी पैदल ना चलें। दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया में राजस्व विभाग से 6 लाख लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर, शेल्टर होम और सामुदायिक रसोई भी तैयार करवाई जा रही है। तो सीएम योगी की तरफ से टीम 11 के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें यह भरोसा दिलाया गया उन तमाम कामगारों को, उन तमाम श्रमिकों को जिनको लाने की तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। उनसे एक अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि आप सभी धैर्य बनाए रखें, परेशान न हो। उत्तर प्रदेश सरकार आपको वापस अपने राज्य में लाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के साथ और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगार और मजदूरों से उन्होंने एक भावुक अपील भी की है। देखिए, इस महामारी काल में पूरे देश में जो भी जहां है वो ज़्यादातर लोग अपने घर जाना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए आप जहां हैं वहां धैर्य रखें और जल्दी कार्य योजना तैयार हो रही है और आपको आपके घरों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं शासन के द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापसी और गैर जनपदों में भेजे जा रहे प्रवासी मजदूरों को क्या क्या करना होगा, इसको लेकर के हमारे सहयोगी ने जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से खास बातचीत की है। ऐलान के बाद से पूरे प्रदेश में लगातार यहां से बाहर भेजने के लिए सभी सरकारें तैयारी कर चुकी हैं और शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे बाहर से लोगों को यहां पर लाने का काम किया जाएगा और यहां से बाहर लोगों को भेजने का काम किया जाएगा। हमारे साथ लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या व्यवस्था की है, कैसे बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आ सकेगा और यहाँ का कोई व्यक्ति बाहर जा सकेगा। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बाहर है, जैसे मध्य प्रदेश में फंसा हुआ है और लखनऊ का रहने वाला है, तो वो कैसे, कहाँ पे अप्लाई करके, किस तरीके से वो अपने घर आ सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो इसकी तैयारियां 2 स्तर पे हैं। नंबर 1 तो रिकॉर्ड कीपिंग। हर उत्तर प्रदेश में हर एक प्रदेश के लिए शासन के द्वारा 2 वरिष्ठ अधिकारी नामित हुए हैं। एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं और एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं। इनके माध्यम से पोर्टल पर लोगों की फीडिंग भी की जाती है और साथ ही साथ जनपद लखनऊ की अगर आपको व्यवस्था में बताऊं तो जो व्यक्ति जनपद लखनऊ के निवासी हैं और काम के सिलसिले में, कार्यों के सिलसिले में या तीर्थ या इस प्रकार के कार्यों के सिलसिले में दूसरे प्रदेशों में गए और लॉकडाउन की अवधि में वो वहीं पे थे, जब धीमे धीमे ये अनुमन्य हुआ है, जब वो एक एक ऑर्गेनाइज वे में जब आएंगे अपने जनपद, गृह जनपद लखनऊ में, तो सबसे पहले उनको मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इनके चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल टीम इसके लिए डेडिकेटेड बनाई गई हैं। हमने जनपद लखनऊ के लोगों के लिए 18 शेल्टर होम्स ऑब्लिक क्वारंटाइन होम्स, ये शेल्टर होम्स है, आश्रय स्थल हैं जिनको हमने चिन्हित किया हुआ है। प्रत्येक जगह पर उनके रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही साथ मेडिकल स्क्रीनिंग के पश्चात इन लोगों का वहाँ पे एंट्री होगी और वहाँ पर व्यवस्थित रूप से उनके रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ लोगों को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए वहाँ पर योगा की व्यवस्था भी वहाँ पे अनुमति की गई है। इस प्रकार से जनपद लखनऊ में लगभग 20,000 लोगों की रुकने के आश्रय स्थल हमने चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर हमने भोजन की प्रॉपर व्यवस्था, कम्युनिटी किचन वहाँ पे चला के उनके माध्यम से और उनके शौचालय की साफ़ सफाई, वहाँ सैनिटाइजेशन, स्नान घर, इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन आश्रय स्थलों पर रखे गए हैं। अच्छा सर, मतलब तरीका ये है कि जो नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं उनके टेलीफोन नंबर जो दिए गए हैं उस पर कोई फ़ोन करेगा, बाहर का व्यक्ति अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा और रजिस्टर्ड कराने के बाद जहां उसको जाना है उस गंतव्य को उसको पहुंचाया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसके लिए आने जाने की किस तरह से व्यवस्था की गई है? ये मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूँगा। अभी प्रदेश के जो लोग हरियाणा प्रदेश में रह रहे थे
उन लोगों का आवागमन सुनिश्चित किया गया है, वो लोग आए भी हैं। इसके कई व्यक्ति जनपद लखनऊ में भी आए। इसके लिए जो हरियाणा स्टेट के उत्तर प्रदेश से सटे हुए 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, जैसे कि उदाहरण दूं तो मैं आपको बागपत था, शामली था, बुलंदशहर था, इन लोगों को नोडल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया था। यहाँ पर उन लोगों की संख्या सूचना आ जाती थी, फिर वहाँ के डीएम्स के माध्यम से वो व्यक्ति जिस जनपद के निवासी वहाँ पूर्व में ही सूचना दे दी जाती थी। यूपीएसआरटीसी के बसेस के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए इन लोगों को उन जनपदों तक लाया गया। वहाँ जनपद में आने के पश्चात सभी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग हुई, सभी लोगों की वहाँ पे हेल्थ चेकअप रखा गया और फिर लोगों को 14 दिन के लिए शेल्टर होम्स में रखा गया। ये तरीके से समझाया। मैं समझता हूँ कि आपकी बातों को सुन के जो लोग बाहर से आने वाले हैं वो सही जगह पे अप्रोच करेंगे। अभिषेक प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आना चाहता है, दूसरे राज्य से आना चाहता है, तो जो नोडल अफसर हैं उनके नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर टेलीफोन करे, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर्ड कराए। रजिस्टर्ड कराने के बाद आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपके ज़िले में जाने के लिए आपको बस मिलेगी और किस तरीके से आप अपने ज़िले में जब जाएंगे तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, आपको खाना दिया जाएगा, आपसे योग करवाया जाएगा और आपको व्यस्त रखा जाएगा। 14 दिन के बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा और परीक्षण हो जाने के बाद आप अपने घर जा सकेंगे। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिए कि जो हॉट स्पॉट इलाके में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे तो उनको हॉट स्पॉट इलाके में जाने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत आवश्यक बात अभिषेक जी ने बताई है और मैं समझता हूँ उसके नियम और उसके कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोरोना से आपको जंग जीतना है तो आपको सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप अपने को, अपने साथियों को और देश को बचा पाएंगे। हरिओम के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। वहीं योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में प्रदेश की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए और उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी से सटे सभी राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। अब बिना इजाजत के किसी को भी प्रवेश या फिर बाहर जाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो वहीं इस मामले में विस्तार से अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के बॉर्डर को सील करने का बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर सतर्कता बरती जाए और नेपाल राष्ट्र से या अन्य राज्यों से बगैर अनुमति के कोई प्रदेश में ना आए, ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा है। तो कोरोना के संक्रमण काल में एक और दिक्कत शुरू हो गई है और कोरोना के अलावा दूसरे रोगों के मरीजों की देखभाल सही से नहीं हो पा रही। आगरा में एक भाई बहन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने भाई का इलाज नहीं मिलने पर फूट फूट कर रो रहे हैं और इलाज की गुहार लगा रहे हैं। भाई बहन एसएन अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर अब मदद की अपील कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि अस्पताल में कोरोना के मरीजों के अलावा दूसरे मरीजों का इलाज नहीं हो रहा और इसके अलावा बाहर निकलने पर पुलिस उनको परेशान कर रही है। पीड़ित ने ट्वीट करके भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आगरा में अभी बीते दिनों ही एक 6 साल के मासूम की भी मौत हो गई थी और इस मामले में भी मेडिकल लापरवाही का मामला सामने आया था। मासूम को वक्त पर इलाज नहीं मिला जबकि उसके मां बाप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भागते रहे थे। एसएन मेडिकल कॉलेज में खड़ा हूँ। मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है, कल से यहाँ भर्ती है एसएन मेडिकल में। कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, बस मरने की कगार पे है और कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा, बिल्कुल बस मरने वाला है, उसका लिए कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। ऐसा मुझे मदद करना भाई, हमारी मदद कर दो, तुम्हारे हाथ जोड़ दे, मदद कर दो मेरे भाई की। किसी को तो भेज दो भैया, किसी को तो भेज दो, मेरे लाल को ले। एसएन मेडिकल कॉलेज में खड़ा हूँ। मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है, कल से यहाँ भर्ती है एसएन। मेडिकल लापरवाही का मामला अकेले आगरा में ही नहीं है बल्कि दूसरे जिलों में भी इसको देखा जा सकता है। मां बाप को 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां पर डिस्चार्ज हुए एक मरीज को एम्बुलेंस कर्मियों ने रास्ते में ही जमीन पर छोड़ दिया है। मामला राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान का है, जहां टीबी की बीमारी से ग्रसित इस व्यक्ति को एडमिट किया गया, लेकिन डिस्चार्ज के बाद एम्बुलेंस इसको इस हालत में दादरी जीटी रोड पर छोड़कर वहां से फरार हो गई। इसकी तस्दीक वहां पर खड़े स्थानीय लोगों ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि एम्बुलेंस कर्मी इस मरीज को रास्ते में ही छोड़कर निकल लिए।
कानपुर में थाना पनकी के पास पुलिस की एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ चुका है और लॉकडाउन तोड़कर मंदिर जाने वाले इस बुजुर्ग शख्स को पुलिस ने मेंढक की तरह मंदिर तक चलाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस वायरल वीडियो को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के दौरान जहां पुलिस की सराहना हो रही है, तो वहीं ऐसे वीडियो सामने आने के बाद उसकी संवेदनशीलता को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के पावर हाउस मार्केट का है। वीडियो में दिखाई दे रहा ये बुजुर्ग शख्स अपने पड़ोस के मंदिर में पूजा करने जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। थानेदार विनोद कुमार सिंह ने लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग से पूछताछ की। बुजुर्ग ने बताया कि वो मंदिर में पूजा करने जा रहा है, लेकिन इस दौरान थानेदार ने कैसा सलूक किया ये आप खुद देखिए। और अरे सर नहीं, हम आपको मतलब वो कर रहे हैं सर, और क्षमा मांग रहे हैं सर। नहीं आपको मैं सरप्रामी कर दिया। बैठ जा। देखिए भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है और आप ऐसे ही अब मंदिर तक चलिए। नहीं बैठ चलिए। आपको परिश्रम करिए कुछ। बैठ जाइए। चलिए किस मंदिर जा रहे हैं? हाँ वही किस देवता का? हनुमान जी का है। इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन में तमाम धार्मिक अनुष्ठान बंद हैं। लोगों को घर में ही पूजा इबादत करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मंदिर जाकर पूजा करने का जोखिम उठाना भी इस शख्स के लिए सही नहीं है, लेकिन लोग पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह बुजुर्ग के माफी मांगने के बावजूद पुलिस ने सजा दी, उसकी पूजा की थाली से जल गिराया, इस हरकत को लोगों ने पुलिस की बेअदबी से जोड़ा है। मामला तूल पकड़ने के बाद आला अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को लॉकडाउन का उल्लंघन करके घर से बाहर निकलने पर कूद के जाने की सज़ा पुलिस द्वारा दी गई है। इस वीडियो को संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेते हुए इस मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के बाद इसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी। देश में लॉकडाउन लागू है, ऐसे में जरूरी है कि नियम और निर्देशों का पालन करते हुए सभी लोग घर में रहें और घर में ही पूजा अर्चना करें। हालांकि फिर भी अगर कोई नियम तोड़ता है तो कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कार्रवाई में विवेक का इस्तेमाल भी दिखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कहा जाता है कि इंसान का असली चरित्र आफत में ही नजर आता है और मुश्किल के दौर में ही यह पता चलता है कि कोई शख्स आखिर किस मिट्टी का बना हुआ है। अब फिरोजाबाद में ड्यूटी पर तैनात ऐसे ही पुलिसकर्मियों का जज्बा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कई महिला और पुरुष पुलिसकर्मी रमजान के पाक महीने में रोजा रखने के साथ साथ ड्यूटी को भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस विशेष रिपोर्ट में देखिए। फर्ज ये महज एक शब्द नहीं, बल्कि किसी शख्स की मिट्टी, उसकी आस्था और परिजनों के संस्कार होते हैं, जो इस कड़कड़ाती धूप में भी मुस्तैदी से खड़े रहने की जिद पैदा करते हैं। चिलचिलाती धूप में जब आप एसी, कूलर, पंखा सब से लैस होकर घरों में कैद हैं, तब रोजा रखने के बावजूद सिर्फ आपके लिए एसआई अलवीना पठान और अमर फारूक जैसे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अभी कहाँ जा रही हैं? इधर से कहाँ से आई हैं? दवाई लेकर से ले आए। मूड कहाँ गई थी आप? मेरी बहन अच्छा, तो अपने चाय की दवाई आपने? हमने चाय की पत्ती ली थी। एक इकट्ठा सामान ले लो, बार-बार ऐसे अभी चाय की पत्ती, अभी चीनी जाइए। रमजान का पाक महीना चल रहा है। कई पुलिसकर्मी अपने मजहब के तहत रोजा रखे हुए हैं, बिना खाए और पानी पिए बिना इस तेज धूप में लोगों को आगाह कर रहे हैं और घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। बाहर निकलने वालों पर कड़ाई भी बरत रहे हैं। एसआई अलवीना से जब पूछा गया कि रोजा रखने के बावजूद वो कैसे अपना फर्ज अदा कर रही हैं, ऐसे में उनका कहना है कि ड्यूटी सबसे पहले है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अपना अपना महत्व रखते हैं। ड्यूटी इज़ मस्ट, ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है इसमें हम ड्यूटी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, चाहे पहले भी नहीं करते थे। और रमज़ान का पाक महीना है तो इसलिए हमें रमज़ान रखना भी ज़रूरी है। प्लस अल्लाह पाक से हम यही दुआ करते हैं कि पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से जो कोरोना वायरस जैसी महामारी है वो ख़त्म हो जाए।
बिल्कुल मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए हमें छूट दे देते हैं कि हम अपना रोज़ा टाइम से इफ्तार सकें। ड्यूटी पर तैनात इन कोरोना फाइटर का जज्बा उस छोटे से दायरे में सिमटी सोच से कहीं ज्यादा विराट और विशाल है, जिसके तहत एक खास मजहब को सिर्फ और सिर्फ तबलीगी लेंस से देखना समाज गुनाह कर बैठता है। तबलीगी लेंस से देखकर समाज गुनाह कर बैठता है। ये उस सोच के दायरे को भी तोड़ता है जिसमें खाकी को भी बर्बरता और भ्रष्टाचार के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन पुलिस महकमा इस लॉकडाउन के दौर में कई ऐसी मिसालें पेश कर रहा है जो हमारी व्यवस्था की अच्छी बातों को भी उजागर करती हैं। रेस्क्यू टीम के इंचार्ज उमर फारूक कहते हैं कि उनके लिए देश पहले है, उसके बाद मजहब। लिहाजा रोजा रखने के साथ साथ उनके लिए उनकी ड्यूटी सबसे पहले है। ड्यूटी के साथ साथ थोड़ा समय निकालकर अपने जो है नमाज पढ़ लेते हैं और पूरा फर्ज निभाते हुए ड्यूटी कर रहे हैं। बीच में थोड़ा टाइम निकाल के अपने जो है धर्म का काम भी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां आती है, लेकिन ड्यूटी सर्वोपरि है। ड्यूटी भी हमारा पूरा फर्ज है। पहले हम ड्यूटी में आएंगे, उसके बाद में अल्लाह की इबादत करेंगे। लोगों से यही कहना है कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, केवल इलाज है घर पर रहना। आप अपने और अपने परिवार का भला चाहते हो तो घर पर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। रोजेदार पुलिसकर्मियों का कहना है कि पहले वो अपने फर्ज के तहत देश की सेवा करेंगे और इसके बाद वक्त मिलेगा तो इबादत और रोजा इफ्तार भी करेंगे। इनका कहना है कि जब देश में महामारी हावी है तो ऐसे हालात में ड्यूटी बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कोरोना वायरस से लोहा ले रहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के सामने जरूरी चीजों की किल्लत आज भी बनी हुई है। आलम यह है कि कई जगहों से पीपीई किट नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी नाराज हैं। बहराइच में भी कर्मचारियों ने विरोध करके स्थानीय प्रशासन की कारगुजारियों की कलाई को खोल दिया है। यह हंगामा बहराइच के मेडिकल कॉलेज का है। मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले सफाई कर्मी प्रशासनिक अनदेखी के चलते आक्रोशित हैं। आरोप है कि पहले इन्हें सैलरी कम दी गई और अब कोरोना के संक्रमण काल में इन्हें मास्क और पीपीई किट मुहैया नहीं कराया जा रहा, जबकि अस्पताल में साफ सफाई के काम में इन पर वायरस की चपेट में आने का खतरा सबसे ज्यादा है। हम लोग की सैलरी कम है और सैलरी हम लोग की बढ़ाई जाए, 9,000 तक दी जाए और पीपीई किट भी नहीं मिल रहा है। हम लोग की कोरोना में ड्यूटी लग रही है तो हम लोग को यहाँ से इधर उधर भेजा जा रहा है। मेन मुद्दा हमारा है कि पहले हमें सैलरी बढ़ाई जाए। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो काम नहीं करेंगे, काम बंद है हमारा। कब तक बंद रखेंगे? जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी। पीएफ नंबर दे रहे हैं, पीएफ नंबर में ये हो रहा है कि पीएफ नंबर को मिल रहा है सबको। पीएफ कहाँ से निकालेंगे लड़का हमारा? कोई प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है, पीएफ नंबर मिल रहा है सबको। कोरोना महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा जिंदगी किसी की दांव पर लगी है तो वो है हमारे कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स यानी कि स्वास्थ्य, पुलिस और सफाई कर्मी। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सफाई कर्मियों के हक और उनकी सुरक्षा प्रशासनिक अनदेखी के चलते हाशिए पर है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में तैनात सफाई कर्मियों का ये प्रदर्शन अस्पताल प्रबंधन की कमियों को उजागर करके सबके सामने रख चुका है। सफाई कर्मियों का कहना है कि वो जान जोखिम में डालकर आइसोलेशन वार्ड समेत कोरोना क्वारंटाइन वार्ड की सफाई करते हैं, बावजूद उन्हें वायरस से बचने के लिए कोई किट नहीं दी गई। इसके अलावा 7,000 सैलरी का वादा करके 5,500 रुपए दिए जाते हैं, इसमें भी कटौती कर दी जाती है। ये है कि हम लोग की मांग ये है कि हम लोग के वेतन बढ़ाई जाए, ठीक है। और हम लोग जहाँ क्वारंटाइन में ड्यूटी लगाई जाती है तो कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। सर हम लोग को किट चाहिए और हम लोग को क्वारंटाइन जो किया जाता है वहाँ की भी सुविधा चाहिए। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन अब मनाने में जुटा है। सफाई में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि विरोध होता देख प्रबंधन ने कहा कि सफाई कर्मियों को N95 मास्क मुहैया करने की प्रक्रिया चल रही है, साथ ही पीपीई किट भी दिए जाएंगे। हालांकि सैलरी के बारे में
सीएमएस डॉक्टर डीके सिंह कहते हैं कि 7200 रुपए कर्मचारियों की सैलरी है, जबकि पीएफ काट कर 5500 दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सैलरी हड़पने का आरोप गलत है। और चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।